हेलो गाइस। तो आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्री। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज नेशनल इनकम? सिंपली बोला जाए तो नेशनल इनकम मींस अ नेशंस इनकम, कोई भी एक नेशन की इनकम नेशनल इनकम। ठीक है, नाउ व्हाट इज एग्रीगेट? ठीक है, सबसे पहले तो एग्रीगेट्स होती है अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अ सम्ड ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ के इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीगेट्स का मीनिंग क्या है कि नेशनल इनकम के रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है उसका एडिशन करके जो वैल्यू मिल रही है, राइट। एग्रीगेट्स इसमें हम बहुत अलग अलग समझने वाले हैं, जैसे जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। सो देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट एग्रीगेट्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, सो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के, बहुत सारे बिजनेसमैन के स्पीचेस में सुना है कि इस बार हमारा कंट्री इतना ग्रो हुआ, हमारा नेशनल इनकम इतनी ग्रो हुई। ठीक है, इतना ग्रोथ आया इंडिया के डेवलपमेंट में, या अलग अलग पॉइंट्स जिसमें वो ग्रोथ, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारे वर्ड्स बोलते हैं। तो ये ग्रोथ या ये नेशनल इनकम या ये जीडीपी, ये सब है क्या? ठीक है, तो ये सब क्या है? पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स किसके है कि हमारी मॉनेटरी ग्रोथ एक नेशन का कितना हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन एक बार स्टार्ट करेंगे समझना तो सब बहुत इजी होता जाएगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं, राइट। अभी ग्रोथ हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई एक इंडिविजुअल है जैसे मैं, ठीक है, और मैं कहीं जॉब करती हूँ और मेरी फिक्स सैलरी है 25,000 पर मंथ। ठीक है, अब मेरी 2 महीने बाद सैलरी इंक्रीज हो गई, 30,000 हो गई, तो वो मेरे लिए एक इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ। मैं 25,000 कमा रही थी, अब मैं 30,000 कमा रही हूँ, तो वो 5,000 मेरे इंक्रीज हुए मेरे सैलरी में, तो वो एक मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है, एक कंपनी के लिए ग्रोथ पैरामीटर क्या होगा? उसके प्रॉफिट्स बढ़ना। हर साल अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, कंपनी सेम पेस पे नहीं जा रही है, वो ईयर बाय ईयर ग्रो करती जा रही है। एक फार्मर के लिए ग्रोथ का पैरामीटर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर उन्होंने 100 टन का क्रॉप प्रोडक्शन किया था, इस साल 150 टन का क्रॉप प्रोडक्शन किया, तो वो एक फार्मर के लिए ग्रोथ होगा। ज्यादा प्रोडक्शन मतलब उनके लिए ज्यादा इनकम, राइट। कोई भी फैक्ट्री के लिए ग्रोथ का पैरामीटर क्या होगा कि लास्ट ईयर हमने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, इस साल हमने 250 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन उनके लिए ग्रोथ का पैरामीटर है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के लिए इसकी इनकम, एक कंपनी के लिए उसका प्रॉफिट, फार्मर के लिए क्रॉप प्रोडक्शन, फैक्ट्री के लिए यूनिट्स प्रोडक्शन, ये सारी अलग अलग चीजें क्या है? अलग अलग लोगों के ग्रोथ पैरामीटर्स, राइट। अब ये सारे ग्रोथ पैरामीटर्स कंबाइन करके ही हमें एक नेशन का ग्रोथ मिलता है। नेशन ने कितना ग्रोथ किया वो मिलता है, बिकॉज हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल जो ग्रोथ करेगा वो उसी से नेशन की नेशनल इनकम की ग्रोथ हो, राइट। सो ये सारे ग्रोथ के पैरामीटर्स कंबाइन करके ही हमें नेशन का ग्रोथ पैरामीटर मिलता है, और वो पैरामीटर क्या होगा हमारा, जो हम इसमें अलग अलग एग्रीगेट समझने वाले हैं वो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जीडीपी। ठीक है, हमने बहुत सुना है जीडीपी के बारे में कि जीडीपी इतनी है हमारी, वी आर थर्ड इन द जीडीपी, ग्रेटेस्ट जीडीपी एंड एवरीथिंग। बहुत सारी अलग अलग न्यूज में यार जीडीपी के बारे में सुना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ जीडीपी है क्या? ठीक है,
जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये पर इसका फुल फॉर्म हो गया जीडीपी एक्चुअल क्या, ठीक है। तो जैसे हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ह्यूमन की बॉन्ड्स होती है और नीड्स होती है। अब ये वॉन्ट्स एंड नीड्स को केटर करने के लिए क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। अब हमारी इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। कार्स का होता है, ठीक है, मतलब चेयर्स का होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, बैंकिंग सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, ठीक है। नॉट प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड टू गुड्स ओनली, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन की जो फाइनल वैल्यू है उसी से हमें मिलती है जीडीपी, ठीक है। कैसे, जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मतलब बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने से पहले जो भी मेरे गुड की वैल्यू है वो उसकी ग्रॉस में, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक एग्जांपल कि अगर कार मैं खरीद रही हूँ 25 लाख की और नेक्स्ट ईयर वो 20 लाख की हो जा रही है, तो वो 5 लाख का डिफरेंस हो जाता है मेरा डेप्रिसिएशन, ओके, विच इज ड्यू टू वेयर एंड टेयर और ऑब्सोलीन, ठीक है। वो 25 लाख मेरे क्या थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था, और फिर 20 लाख मेरा नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इज बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, जो भी कोई एक गुड की वैल्यू है या कोई भी एक सर्विस की वैल्यू, वो उसकी ग्रॉस वैल्यू तक जाए, ठीक है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या, जो इंडिया की बाउंड्री अंदर प्रोड्यूस की गई हो। इंडिया की जो भी बाउंड्री है, जो भी इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली इससे हमें क्या पता चलता है, जीडीपी मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the country, ठीक है। मेरे गुड्स की फाइनल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, मतलब डोमेस्टिक। तो ये मेरा बन जाता है जीडीपी, ठीक है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू वो बन जाएगी मेरी जीडीपी का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी ग्रॉस एग्रीगेट्स एंड नेट एग्रीगेट्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सिंपली ग्रॉस एग्रीगेट्स और नेट एग्रीगेट्स, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, बेसिक डिफरेंस ग्रॉस एग्रीगेट्स और नेट एग्रीगेट्स में है, वो है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे हमने समझा था, इट इज अ नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स की वजह से जो भी मेरे फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है, ठीक है। जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से जो मेरी वैल्यू फिक्स एसेट की फॉल हो रही है, ओके, दैट इज द डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसेट है कंपनी में, कोई भी मशीनरी है, ठीक है। अब वो मशीनरी की वैल्यू क्या सालों साल तक सेम रहने वाली है। आज मैंने कोई भी मशीनरी खरीदी फॉर एग्जाम्पल 50,000 की, ठीक है। अब क्या 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 50,000 ही रहेगी? नहीं रहेगी ना, बिकॉज फॉल होगी। क्यों फॉल होगी? डेप्रिसिएशन के वजह से, क्योंकि वो ईयर ऑन ईयर हम उसको यूज करते रहेंगे, उसकी कैपेसिटी को हम यूज करेंगे, उसकी कैपेसिटी के लिमिट के बियॉन्ड अगर हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ डैमेजेस आएंगे, कुछ घिसारा आएगा, ठीक है। मे बी 5 साल के बाद आज जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं उसका कोई एक एडवांस वर्जन आ जाएगा। तो अगर मार्केट में किसी भी चीज़ का एडवांस वर्जन अवेलेबल है या फिर सेम कोई नया ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है,
तो जो पुरानी चीज है उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, पहले कीपैड वाले फोन आते थे, ठीक है, तो कीपैड वाले फोन की वैल्यू क्या थी, हाई थी। ठीक है, फिर जैसे ही स्मार्टफोन आने लगे, ठीक है, टच स्क्रीन फोन आने लगे, ऐसे कीपैड वाले फोन की डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने की वजह से क्या हो गई, उसके प्राइसेस भी कम हो गए। ठीक है, पहले हमें जब टच स्क्रीन फोन नहीं थे तो कीपैड वाले फोन भी क्या लगते थे, थोड़े आउट ऑफ बजट लगते थे या फिर थोड़े महंगे लगते थे। क्यों? क्योंकि तब वो टेक्नोलॉजी चल रही थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं। आज टच स्क्रीन है तो वो वाले फोन तो हमें बहुत सस्ते लगते हैं, मतलब 1,000 2,000 में अच्छा सा नोकिया का वो फोन आ जाता है कीपैड वाला। टच स्क्रीन लेना है, आईफोन लेना है तो 1 लाख 2 लाख वो लिमिट पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है। सेम अगर हम पुराना फोन बेचने भी जाते, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन खरीदा था 20,000 में, ठीक है, मैंने 2 साल उसको चलाया, 3 साल उसको चलाया, फिर मैं उसको बेचने गई मार्केट में। मुझे बायर ने बोला कि मैम इसके तो हम आपको 5,000 देते हैं। मैं बोलूँगी मैंने तो 20,000 में खरीदा था, फिर 5,000 क्यों? तो वो बोलेगा मैम टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, आपके फ़ोन में स्टोरेज कम है, कैमरा के मेगापिक्सल्स कम है, ये है वो है। तो मतलब इसका मतलब क्या कि मैंने उसको यूज़ किया तो वो फ़ोन में घिसाना भी आया, टेक्नोलॉजी चेंज भी हुई। तो उसका मतलब क्या है कि जो एसेट की वैल्यू जब हम खरीदते हैं तब जो होती है वो सालों के बाद वो एक सर्टेन पीरियड के टाइम वही सेम हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कोई भी फिक्स एसेट मैं मेरे कंपनी में मैंने लगाया हुआ है उसकी वैल्यू ईयर ऑन ईयर चेंज होती जाएगी, ईयर ऑन ईयर चेंज होगी। इसी की वजह से मुझे डेप्रिसिएशन भी उसका काउंट करना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रॉस में हमने समझा था जीडीपी, ठीक है, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। नाउ नेट इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डिफरेंस है इसमें ग्रॉस एंड नेट का। ठीक है, जो हमें कैसे मिलेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके, राइट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, वेयर एज एनडीपी क्या है? नेट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, नेट वैल्यू हमें कब मिलती है? जब हम डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हैं, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट। ठीक है, तो अगर मुझे जी से एन जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है, तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगी। अगर मुझे एन से जी जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगी। सिंपल, ग्रॉस से नेट जाना होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और नेट से ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो डेप्रिसिएशन ऐड करें, राइट। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिए हुआ है, फॉर एग्जांपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है 50 करोड़। ठीक है, अभी आपको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है एंड यू नो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 20 करोड़। तो आप सिंपली क्या करोगे, एनआईडी को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। ठीक है, हमारा जीडीपीएफसी है 50 करोड़, एनआईटी है हमारा 20 करोड़। ठीक है, तो ₹50 करोड़ प्लस 20 करोड़ ₹70 करोड़ आपका कितना बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो अगर
FC से MP जाना है तो ऐड करेंगे हम NIT, जैसा हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। और अगर MP से FC जाना है तो हम लेस करेंगे NIT। सेम वे अगर हमें GDP FC फाइंड करना है, ठीक है, और GDP MP हमारे पास 70 करोड़ दिया और NIT 20 करोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे? GDP MP लेस NIT। GDP MP की वैल्यू है 70 करोड़ और NIT की वैल्यू है 20 करोड़। सो दैट गिव्स अस GDP FC रुपीज 50 करोड़, राइट? सिंपली FC से MP we add and MP to FC we deduct। अंडरस्टूड? अब जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट of this chapter, okay, which is domestic income and national income, right? Now, first of all, इस कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूजन्स भी होते हैं लोगों को, लेकिन हम बहुत इजी करके इसको समझेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बोर्ड पे 3 ग्रुप्स बनाया, ठीक है? द फर्स्ट वन इज इंडिया, फिर इंडियंस अब्रॉड और फॉरेनर्स इन इंडिया। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम सिस्टम। नाउ, डोमेस्टिक इनकम क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं, उसकी जो भी इनकम होगी वो काउंट होगी हमारी डोमेस्टिक इनकम, राइट? अब यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का, वो याद होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या था कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री से लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स oil rigs, ships, aircrafts, and most importantly, embassies which are located beyond the geographical boundary of India, ठीक है? So, ये ग्रुप में जो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो और सर्विसेज रेंडर हो रही है उसकी इनकम, प्लस जो भी इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर इंडिया की ऑयल रिग्स लोकेटेड है, शिप्स लोकेटेड है, सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एम्बेसीज है, ठीक है? यहाँ भी जो लोग काम कर रहे होंगे वो सब लोगों की इनकम हम काउंट करेंगे डोमेस्टिक इनकम, राइट? और डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या बनेगा हमारा? NDP FC, which is net domestic product at factor cost, ठीक है? नेट मतलब क्या? डेप्रिसिएशन कंसिडर करने के बाद नेट वैल्यू। डोमेस्टिक मतलब क्या? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NIT टैक्सेस। हम यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंसिडर कर रहे हैं, नहीं कंसिडर कर रहे हैं, और सब्सिडीज को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, राइट? सो डोमेस्टिक इनकम की जो एग्रीगेट बनेगी हमारी, वो बनेगी NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में क्या होगा? अब सेकेंड वाला ग्रुप देखते, इंडियंस अब्रॉड। इंडियंस अब्रॉड का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर इंडिया का कोई इंजीनियर दुबई जाके दुबई की कोई IT फर्म में काम कर, ठीक है, अब उसकी इनकम क्या होगी? उसकी इनकम हो गई हमारी फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब। क्यों? क्योंकि वो किसी फॉरेन की कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है, तो वो फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है। तो वो इनकम हमारी कैसे होगी? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? फीरा, इस पे एक और एग्जाम्पल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोको कोला ने अपना फैक्ट्री इंडिया में सेटअप किया, ठीक है। अब कोको कोला इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर, तो वो इंडिया की
फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ लेबर, अब यहाँ फैक्ट्री सेटअप किया तो मे बी इंडिया के लेबर्स भी यूज करें, तो वो लेबर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो भी हमें इनकम मिलेगी, वो लैंड का जो भी रेंट होगा, लेबर को जो भी वेजेस होंगे, वो भी हमारे कैसे होंगे, वो हमारी फैक्टर इनकम होगी, बट इट विल बी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि कोको कोला इंडियन कंपनी नहीं है, राइट। सो ऐसी सारे जो फैक्टर इनकम जो हम अब्रॉड से मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे फीरा, वो हमारे इंक्लूड हो गए डोमेस्टिक इनकम के साथ, ठीक है, टू गेट अवर नेशनल। नाउ जैसे ही इंडियन अब्रॉड जाके काम कर, वैसे फॉरेनर्स भी इंडिया में आके काम कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जापानीज इंजीनियर इंडिया आके इंडिया के मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो काम किसके लिए कर रहा है? इंडिया के मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ का? जापान का है, ठीक है। तो अब उसको जो भी हम इनकम देंगे वो किस में काउंट होगी? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीपा। अब ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो ग्रुप की जो इनकम होगी ना, वो हम नहीं कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम। वो जो भी हम दे रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? लेस करते, ठीक है। तो हमें पता है कि फीरा और फीपा, फीरा में से फीपा माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनएफआई, विच इज नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब ये पूरा इक्वेशन हमें क्या देगा? नेशनल इनकम, ठीक है। ये ग्रुप पूरा हमें हमारी डोमेस्टिक इनकम दे रहा है, ठीक है। अब इसमें इंडियंस अब्रॉड फीरा ऐड कर देंगे और फीपा माइनस कर देंगे, मतलब एनएफआई ऐड करेंगे, तो हमें मिल रही है हमारी नेशनल इनकम। अब एनडीपीएफसी में एनएफआई अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी एफ, which is our national income. Net national product at factor cost. Simply national, right? ये ग्रुप्स को हम इंक्लूड करेंगे, बट ये ग्रुप को इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल, ठीक है। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या? मतलब इसमें हम डेप्रिसिएशन कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी एसेट ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है। नेशनल, नेशनल मतलब क्या? नेशनल इनकम मतलब एनएफआई कंसिडर कर रहे हैं, जो इंडियंस अब्रोड है उनकी इनकम इंक्लूड करेंगे, और जो फॉरेनर्स इंडिया में है उनको जो भी फैक्टर इनकम पे कर रहे हैं वो हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एट फैक्टर, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं करेंगे, सब्सिडीज भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है हमारा एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट है हमारा एनएनपीएफसी। सिंपली अगर डी से एन तक जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है, तो हम सिंपली एनएफआईए को हम ऐड करें, और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पता कर लिया है तो एनएफआईए माइनस। अभी हमने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ग्रॉस वर्सेस नेट का, नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक का, या फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर, अब ये सारे डिफरेंसेस के जितने भी एग्रीगेट्स निकल के आते हैं, वो सारे एग्रीगेट्स हम यहाँ पे एक साथ एक चार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वाला अच्छे से समझ लिया तो 75% ऑफ द चैप्टर समझ जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान से समझोगे तो 75% ऑफ थर्ड चैप्टर भी हो जाएगा आपका, प्लस जब हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे तब भी बहुत हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीडीपीएमवी से, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से
अगर हम इसमें NIT माइनस विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास कौन सा एग्रीगेट आ रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP-FC। अब हमने समझा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, NIT का होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का। ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे डिफरेंस है NIT का, राइट। और NIT क्या है? डिफरेंस बिटवीन IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। नाउ हमें कौन सा मिला एग्रीगेट? GDP-FC, ठीक। अब GDP-FC में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक, ग्रॉस से नेट में जाए, क्यों? क्योंकि हमें एसेट ओवर वैल्यूड नहीं दिखाने, हमें उसका नॉर्मल वेरिएंट है देखना है। तो हमारे पास कौन सा एग्रीगेट आ रहा है? NDP-FC, NDP-FC नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट। अब NDP-FC क्या है हमारा? डोमेस्टिक इनकम है, क्या है? डोमेस्टिक इनकम, राइट। सेम वे अगर हम NDP-FC में NFIA ऐड कर रहे हैं विच इज नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फीरा माइनस फी, NFIA क्या है? फीरा माइनस फीपा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है? हमारा अल्टीमेट एग्रीगेट वो है NNDFC, जो है हमारा नेशनल इनकम, राइट। ये होती है हमारी एक साइकिल, ये है हमारी एक साइकिल। अब दूसरी साइकिल, GDP-MP में से मैंने NIT माइनस कर दिया, राइट। NIT माइनस कर दिया मतलब मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट से चले गए, ठीक है। अब उसी में मैंने NFIA को ऐड कर, मतलब क्या? डोमेस्टिक इनकम थी, उसको मैं नेशनल इनकम पे लेके आई। तो मेरे पास कौन सा एग्रीगेट आ रहा है? GNPFC। GNPFC मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसका मतलब क्या कि इसमें मैंने डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं किया, जो मेरे एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू है वही मैंने ली है, डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया है। और एट फैक्टर कॉस्ट मतलब NIT भी नहीं है, ठीक है। तो वो आ जाता है मेरा GNPFC, राइट। नाउ GNPFC में से अब मैं फर्दर डेप्रिसिएशन भी माइनस करती हूँ, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो क्या है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। अब यहाँ एक साइकिल से हम नेशनल इनकम तक पहुंचे थे, ये हमारा दूसरी साइकिल है नेशनल इनकम कॉस्ट। यहाँ पे NIT माइनस किया था, डेप्रिसिएशन माइनस किया था और NFIA ऐड करके हमें NNPFC। यहाँ पर NIT माइनस किया, NFIA प्लस किया और डेप्रिसिएशन माइनस किया, सेम ही है, बस डिफरेंट एग्रीगेट के थ्रू पहुंचे हैं, राइट। अब ये सेम NNPFC में मैं अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं और NIT ऐड कर दूं तो नेट से ग्रॉस में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी तो, और NIT ऐड करूंगी तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारा सबसे बड़ा एग्रीगेट है, सबसे बड़ा एग्रीगेट क्योंकि इसमें हमने कोई भी डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं किया है, प्लस इसको हम मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं ले रहे, मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं। और ये हमारा नेशनल एग्रीगेट है, डोमेस्टिक एग्रीगेट नहीं है, मतलब इसमें फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को हमने ऐड किया है और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को माइनस किया। इसीलिए ये है हमारा सबसे बड़ा एग्रीगेट, ग्रेटेस्ट
एग्रीगेट। नहीं, अब से ये साइकिल, ये वाला जीएनपीएफसी में अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी और एनआईटी ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है? एनएनपीएम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी सेम यहाँ पे भी हम एनएनपीएफसी में पहुंच रहे। कैसे पहुंच रहे? एक और वे है हमारे पास नेशनल इनकम पहुंचने का, वो है जीडीपीएफसी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं और एनएफआई ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम वापस से आए। ठीक है, नेशनल इनकम हम 4 साइकिल से पहुंच रहे। पहली साइकिल ये, दूसरी साइकिल हमने ये समझी, ये जो तीसरी साइकिल, और फोर्थ साइकिल कौन सी है? डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड कर दो तो नेशनल इनकम मिल जाती है। और हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एग्रीगेट कौन सा है? एनडीपीएफसी। अब मैं 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन से बाहर होगी और आप इस पूरे को एक बार अच्छे से अपनी खुद की नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एक बार आप देख के नोट डाउन करेंगे और दूसरी बार आप खुद बनाने की ट्राई करेंगे पूरी साइकिल को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और इयर्स के इयर्स ऐसे ही रिटेन हो जाने वाला है, राइट? सो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी साइकिल थी। हमारे पास 4 वेज थे नेशनल इनकम को पहुंचने के लिए, वो चारों हमने समझे। हमने ये भी समझा कि डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या होगा, एनएफआई ऐड करके क्या होगा, एनएफआई माइनस करके क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऐड करके क्या होगा। ठीक है, सिंपल। अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करेंगे? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर नेट से ग्रॉस जाना है तो ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है तो ऐड करते हैं एनएफआईए, और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है तो लेस करते हैं एनएफआई। ठीक है, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो ऐड करेंगे एनआईटी, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो लेस करेंगे। एनआईटी है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और एनएफआई क्या है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड फीडा माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड फीपा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने वाले हैं वो होने वाला है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ठीक है, इकोनॉमी में लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं वो सब। सपोज ये एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक सपोजिटली इंडिया की इकोनॉमी है। ठीक है, अब ये जितना भी वाटर यहाँ पे स्टोर्ड है ये क्या है? वेल्थ है हमारी इंडिया की, कोई भी इकोनॉमी की वेल्थ है। ठीक है, अब इंजेक्शंस मतलब क्या? इंजेक्शंस हो गए ये जो इसमें ऐड हो रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी की वेल्थ में, जो भी चीज ऐड हो रही है वो होगी हमारे इंजेक्शन। ठीक है, लीकेजेस क्या हो गए? टैंक में से पानी निकलता है तो वो क्या बोलते हैं? नल लीक हो रहा है ऐसा बोलते हैं, अगर नल थोड़ा सा खुला रह जाता है तो ये जो फ्लो बाहर निकल रहा है वो है हमारे लीकेजेस। अब इंडिया की इकोनॉमी में या इकोनॉमिक टर्म्स में लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होता है? अभी
इंजेक्शंस क्या क्या होगी? सबसे पहले तो एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, राइट, ये हो गए हमारे इंजेक्शन। और लीकेजेस क्या हो गए? सेविंग्स, टैक्स और इम्पोर्ट। अगर हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शंस कर रही है और अगर एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री में आ रहे, तो एक्सपोर्ट हमारे क्या होगा? बूस्ट करेगा हमारी इनकम को, बढ़ाएगा इनकम को। और सेम अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीज को, मतलब हमें उसका पैसा देना पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या है? लीकेज है, इंडियन इकोनॉमी के बाहर जा रहा है, टैंक से बाहर जा रहा है इम्पोर्ट। तो वो क्या करेगा? हमारी वेल्थ को कम कर देगा। सेम बेस, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट नया आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नया आ रहा है, तो क्या होगा? वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है। सेम वे अगर सेविंग्स हो रही है, तो वो क्या है? लीकेज है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर जा रही है, ठीक है। अगर सर्कुलर फ्लो के अंदर ही है वो, तो वो हमारे लिए क्या होगा? इंजेक्शन होगा। लेकिन अगर वो बाहर जा रही है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? लीकेज हो। सेम वे टैक्स, ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर इनकम अर्न कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे अगर टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है, तो वो जो बाकी बची हुई इनकम को मैं कहाँ यूज करूंगी? कंजम्पशन में यूज करूंगी। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लूंगी, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज में ले रही, ठीक है, तो क्या होगा? इनकम जा रही है, कहाँ जा रही है? कंजम्पशन हो रहा है, तो इनकम जा रही है प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर वो पैसे से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इन अ वे हमारी कंट्री का क्या होगा? ग्रोथ हो, ठीक है। और अगर मेरे को टैक्स देना पड़, ठीक है, तो वहां पे वो मेरे पास इनकम कट आ गया, अब मेरे पास लिमिटेशन है, मुझे इतनी ही इनकम स्पेंड करनी है, राइट। सो हमारे इंजेक्शंस क्या है? एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इंजेक्शन मतलब क्या? ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसे एडिशंस हमारी इकोनॉमी के वेल्थ में जो उसे ग्रो करने में हेल्प कर। सेम एज इंजेक्शन क्या हो गए? जो हमारी वेल्थ को डिक्रीज कर। अभी हम टॉपिक समझने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, उससे हम जीडीपी कहते हैं ना। GDP could be real GDP and nominal GDP. Now, अब ये टेबल से समझते हैं। ईयर 2018 में हमारे पास एक कमोडिटी थी जिसका प्राइस था 10 रुपीज, ठीक है। और उस साल हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000 यूनिट्स का। नाउ रियल जीडीपी क्या है? बेस ईयर प्राइस इनटू आउटपुट, ठीक है। तो हमारी बेस ईयर हमने यहाँ पे किसको लिया है? 2018 को ही हमने हमारा बेस ईयर। तो बेस ईयर प्राइस इनटू आउटपुट, तो 10 इंटू 1000, रियल जीडीपी कितनी आई हमारी? 10,000 आई, राइट। नाउ व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो हम करंट ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो करंट ईयर प्राइसेस क्या है? 10 रुपीज है। 10 इंटू 1000, ये भी हमारी क्या हुई? 10,000 हुई, राइट। तो बेस ईयर में हमारी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों सेम है, बिकॉज प्राइसेस, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस सेम है। अब 2019 में प्राइस इंक्रीज होके कितनी हुई? 20 रुपीज हुई, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ? सेम हुआ, 1000 रुपीज ही हुआ। और रियल जीडीपी कितनी है? होगी हमारी 10,000, बिकॉज बेस ईयर प्राइस है हमारा 10 और 1000 यूनिट से प्रोड्यूस हुए, तो 10,000 यूनिट क्या आएगी हमारी? रियल जीडीपी आएगी। नाउ नॉमिनल जीडीपी कौन सी आएगी? करंट ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट होगी वो। करंट ईयर प्राइसेस है 20 इंटू 1000, 20,000। नॉमिनल जीडीपी क्या है? 20,000। अब नोटिस करेंगे कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है बाय 10,000। हमारी रियल जीडीपी सेम ही है और हमारे प्राइजेस इंक्रीज हुए, राइट। इसका मतलब क्या? कि अगर हमारी जीडीपी में यहाँ पे चेंज आया भी है,
तो वो रियल चेंज नहीं है। रियल चेंज क्या होगा? रियल चेंज ये होता जब यहाँ पे प्राइस 10 रुपीज ही रहती लेकिन आउटपुट हमारे 2000 हो जाते। ठीक है, अगर प्राइस 10 है और आउटपुट 2000 है तो हमारा 20,000 अगर तब हमारी जीडीपी आती तो वो हमारा रियल ग्रोथ कहलाता। यहाँ पे जो हमें 20,000 इंक्रीज दिख रहा है हमारी जीडीपी में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन्फ्लेशनरी ग्रोथ, वो रियल ग्रोथ नहीं है। प्रोडक्शन तो सेम ही है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो सेम ही है। एक्चुअल ग्रोथ कब होता है? जब हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज, ठीक है, हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करें तब हमारा रियल ग्रोथ। यहाँ पे सिर्फ प्राइस हाई होने की वजह से ही हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है। वेयरएज रियल जीडीपी हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? बेस ईयर पे कैलकुलेट कर। तो बेस ईयर पे आप देख सकते हो कि दोनों 10,000 और 10,000 ही है। उसका मतलब क्या कि अगर हमें हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ मेजर करना हो तो हम किससे करेंगे? रियल जीडीपी से करेंगे, ना कि नॉमिनल जीडीपी से। बिकॉज नॉमिनल जीडीपी हमारी कैलकुलेट होती है करंट ईयर प्राइसेस पे और रियल जीडीपी हमारी कैलकुलेट होती है बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, अगर रियल जीडीपी भी कम इंक्रीज होती जब हमारे प्रोडक्शन 2000 होता तब, क्योंकि हमारा बेस ईयर प्राइस तो 10 है तो 2000 अगर हमारा प्रोडक्शन होता तो हमारी रियल जीडीपी भी चेंज हुई। बट यहाँ पे रियल जीडीपी सेम ही है बिकॉज जो इंक्रीज है जीडीपी में वो इन्फ्लेशनरी चेंज है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ग्रोथ मेजर करना है इकोनॉमी में तो हमारा पैरामीटर होना चाहिए रियल जीडीपी, ना कि नॉमिनल जीडीपी। ओके, अब इसका ही एक और फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी, सॉरी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये हमें क्या देगा? परसेंटेज देगा जिससे हमारी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है वो परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी नॉमिनल जीडीपी है 20,000 और रियल जीडीपी है 10,000 इंटू 100। ठीक है, उसका मतलब प्राइजेस 200% से हमारे राइस हो। ठीक है, ये एक है जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट।